नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत उसके लिए लिमिटेड समय बचा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो पीवाईक्यू करा रहे हैं अभी, और पीवाईक्यू जब कंप्लीट हमारा हो जाएगा तो हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपकी तैयारी को और बूस्टअप देने के लिए हमसे एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया होगा, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाता कि इस एरिया को ज़्यादा टारगेट करती है आपका जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, जो आयोग इस एरिया को ज़्यादा टारगेट करती है, उस एरिया से हम टॉप एमसीक्यूज लेके आएंगे। जो अगर हमने टारगेट रखा है कि हम 4200 एमसीक्यूज आपको कराने वाले हैं। अगर 4200 में हम कोशिश करेंगे कि जो आपको 80 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज आपके पूछे जाएंगे, मतलब 80 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हमारे एमसीक्यूज से ही हों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये शून्य से शिखर तक बैच लेके आए हैं कि जो बच्चे अभी शुरू मतलब स्टार्ट अपनी तैयारी जो है स्टार्ट ही किए हैं, उनसे लेकर के हम उनको टॉप पे लेके जाने वाले हैं। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है अपनी नौकरी पक्की। मतलब इस बैच को आप ज्वाइन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप शुरू करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नातेस में आयोजित एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो बताइए कौन सा ऐसा ये खिलाड़ी है जिसने स्वर्ण पदक नहीं जीता था, जो 2020 में ओलंपिक हुआ था उसमें। इनका नाम क्या रंजीत है, या अमित पंघाल है, या सुमित सांगवान है, या आशीष कुमार है? ये जो क्वेश्चन है वो आपका करंट से है और इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सुमित सांगवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी, तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अरबी, फारसी, तुर्की के साथ साथ संस्कृत और हिंदी और राजस्थानी का भी प्रख्यात विद्वान है, यानी उनको नॉलेज बहुत अच्छा था इन सारे विषयों पे। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और इनके 9 रत्नों में बीरबल भी थे। बीरबल भी 9 रत्नों में से एक थे। अकबर कौन था? अकबर जो है मुगल वंश का तीसरा तीसरा शासक था, और अकबर ने एक धर्म चलाया था। वो बताइए कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी, मतलब एक धर्म चलाया था, उसका क्या नाम है? अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम है दीन ए इलाही। धर्म का नाम है दीन ए इलाही। अकबर ने एक तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता है। जो भी व्यक्ति उस समय मतलब 15वीं सौ ईस्वी में जो भी व्यक्ति किसी मंदिर को जाता था उसके ऊपर एक तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था। कौन सा कर लगाया जाता था? तीर्थ यात्रा कर। तो इसको 1563 में अकबर ने खत्म कर दिया था कि अब किसी व्यक्ति के ऊपर तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाया जाएगा। और एक और भी बहुत फेमस कर है जिसका नाम क्या है? जजिया कर। जजिया कर है, जो हिंदू आबादी थी उस समय वो मस्जिद नहीं जाती थी, तो आप मस्जिद में जब पूजा नहीं करते हैं तो उसके बदले जजिया कर देना पड़ता था। इसको भी 1564 में अकबर ने खत्म कर दिया था कि अब किसी को जजिया कर नहीं देना होगा। और जो बीरबल हैं, हमने आपको बताया है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। हालांकि अकबर जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन उसने विद्वानों का हमेशा सम्मान किया और उनकी जो अच्छी नीतियां हैं उसको अपने शासन में लागू किया। इसके जो दरबारी थे बहुत गुणवान थे, जिसमें बीरबल भी एक थे।
अब बताइए रसखान के बारे में बताइए कि रसखान कौन थे। रसखान है, रसखान जो है वो कृष्ण भक्त थे। किसके भक्त थे ये थे कृष्ण के भक्त। और ये मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ये मुस्लिम होने के बावजूद भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अब बताइए रसखान के गुरु का क्या नाम था, यानी रसखान किसके शिष्य थे, तो उनका नाम था विठल नाथ। और रसखान जो है वो किस संप्रदाय के सदस्य थे, ये थे वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। किस संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। और इनकी जो ये रचनाएं लिखते थे, जो काव्य लिखते थे, उसमें दो रसों की बहुत ज्यादा प्रधानता होती थी। तो बताइए वो दो रस कौन से हैं। वो दो रस हैं, एक तो भक्ति रस है और दूसरा है श्रृंगार रस। भक्ति रस और श्रृंगार रस जो है इनके काव्य में बहुत ही ज्यादा था। और इनका बताइए कि रसखान जो है, ये तो नाम बाद में फेमस हुआ, इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। आपको ये भी याद रखना होगा, इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था, सैयद इब्राहिम, इनका ये मूल नाम था। तो हमने चारों ऑप्शन डिस्कस किया, जितने भी फैक्ट हमने डिस्कस किए सब आपको याद रखना होगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके इसके जो ऑप्शन से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए। जैसे पूछ लिया कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, तो बताएंगे अकबर। अकबर जो है, अब पूछ जजिया करो किसने समाप्त किया था, तो आपको बताना है अकबर ने। कब किया था, 1564 में। तीर्थ यात्रा करो किसने खत्म किया था, तो वो है अकबर। कब किया था, 1563 में। उससे पूछ दिया कि रसखान का जो है वो मूल नाम क्या था, मतलब जब इनका ये रसखान नाम से फेमस नहीं हुए थे तब इनका नाम क्या था, तब इनका नाम था सैयद इब्राहिम। ये किस रस के कवि थे, तो भक्ति और श्रृंगार रस के कवि थे। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। अब पूछ दिया कि रसखान जो है वो किसके सदस्य, मतलब किसके शिष्य थे, तो ये शिष्य थे विठल नाथ जी के। और किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे, ये वल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। और ये सारे फैक्ट्स अगर आप पढ़ते हैं और आप जो हमारा वीडियो है उसको 2 टाइम 3 टाइम्स देखिए, इससे क्या होगा, एक बार आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होगी। लगभग आपको एक बार वीडियो देखने के बाद आपको 20% चीजें याद रहेंगी, बाकी भूल जाएंगी। दोबारा आप देखेंगे तो ये रेशियो बढ़ के 50% हो जाएगा। तिबारा देखेंगे तो 80% होगा। और धीरे धीरे करके 3 4 5 बार आप देखेंगे तो ये 100% होगा। आप क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला और इसके फैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो वो सारी चीजें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये इनका नाम बताना है कि 2019 का जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका आंसर होगा बी, अकितम अत्युचन नंबूदरी। अब बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है ना, वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसके द्वारा जाता है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और ये जो साहित्य के क्षेत्र में जो 8वीं अनुसूची है, जो हमारी है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा पे जो काव्य लिखे जाते हैं या कोई भी वो न्यास लिखा जाता है या उपन्यास लिखा जाता है, तो उसी को कंसीडर करके जो 22 भाषाएं हैं उसको कंसीडर करके ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो हमारे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं
वो किसी एक भाषा पे अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा करता है साहित्य के क्षेत्र में तो उसको एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब बताइए जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है उसकी जो पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है, वो होती है 11 लाख। 11 लाख रुपए जो है वो पुरस्कार की धनराशि होती है। अब बताइए 2021 और 22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? जैसे 2019 ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये दो एग्जाम आपका 2021 में जैसे सीजीडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। अब मान लीजिए 2022 में जो होने वाला है उसमें अगर पूछ दे कि 2020-21 का 21-22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे। तो उसका आंसर बताइए अब कि 2021-22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। ये असमिया के एक लेखक हैं जिनका नाम है नीलमणि फुकन जूनियर, और एक कोंकणी लेखक है जिनका नाम है दामोदर मौजे। असमिया लेखक कौन से हैं? एक है असमिया लेखक हैं और एक कौन है? कोंकणी लेखक। अब बताइए असमिया लेखक जो है उनका क्या नाम है? उनका नाम है नीलमणि फुकन जूनियर। क्या नाम है? क्या नाम है इनका? नीलमणि फुकन जूनियर। अब चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मतलब ये जो कोंकणी लेखक है उनका नाम आपको बताना है। इनका क्या नाम था? इनका नाम था दामोदर मौजे। क्या नाम था इनका? दामोदर मौजे। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो 2021-22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दो लोगों को दिया गया है। उनका एक असमिया लेखक है उनका नाम है नीलमणि फुकन जूनियर, और एक कोंकणी लेखक है जिनका नाम है दामोदर मौजे। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेलियर ऑफ द आर्डे ड्रेस आर्ट्स ड्रेस लेडेड सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपको बताना है कि इन चारों अभिनेताओं में से वो कौन है जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है शिवाजी गणेशन। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो बताइए कि कौन सा ऐसा पत्रिका है या समाचार पत्र है जिसका संपादन जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था? तो इसका ऑप्शन होगा सी केसरी। अब बताइए केसरी का जो संपादन इन्होंने किया था वो किस भाषा में किया था? बताइए केसरी का जो संपादन हुआ था किस भाषा में हुआ था? ये था मराठी में। इन्होंने एक और समाचार पत्र का संपादन किया था, वो उसका नाम क्या है? मराठा। और मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मराठा देख के मराठी नहीं बोलना है। मराठा जो है वो अंग्रेजी में था और केसरी जो है वो मराठी में था। अब बताइए जो केसरी का जो संपादन इन्होंने किया था ना वो 3 लोगों ने मिलकर किया था। तो उन तीनों लोगों का नाम बताइए। एक का नाम था आगरकर, दूसरे का नाम चिपलुनकर और तीसरे तिलक थे। ये जो है जो केसरी थी ना वो सहकारी पत्रिका थी, मतलब किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति ने नहीं किया था, लेकिन फेमस जो है वो बाल गंगाधर तिलक के नाम से है ये। तो ये एक सहकारी पत्रिका थी, आपको ये भी याद रखना होगा। चलिए अब बताइए कि जो ये ऑप्शन में हमारा ये जो है द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून क्या है? ये एक दैनिक समाचार पत्र था जो किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। इसका प्रकाशन जो है वो अंग्रेजी भाषा में किया जाता था। भारतीय दैनिक समाचार पत्र था ये,
और इसके जो है वो संपादक कौन थे? इसके संपादक थे सरदार दयाल सिंह मजीठिया। क्या नाम था उनका? सरदार दयाल सिंह मजीठिया। अब बताइए अमृत बाजार पत्रिका जो है उसका संपादन किसने किया था? इसका संपादन जो है दो भाइयों ने मिलकर किया था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन दो भाइयों ने मिलकर किया था, तो उनका आपको नाम बताना है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, आप बताइए कि कितने लोगों को ये पता है कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था। उनका नाम था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। क्या नाम था? शिशिर कुमार घोष, शिशिर एवं शॉर्ट में लिख लेते हैं मिहिर। शिशिर और मिहिर कुमार घोष ने इसका संपादन किया था। चलिए अब बताइए जो हिंदू है इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे केशव राव एवं सुब्बा राव ने इसको शुरू किया था। क्या नाम था? केशव राव और सुब्बा राव, इन्होंने द हिंदू का संपादन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के जो विरुद्ध जो मैच हुआ था उसमें अपने जो चोटिल जो उनका जबड़ा चोटिल हो गया था उसमें पट्टी बांधकर 14 ओवर की बॉलिंग कंप्लीट की थी? तो इसका आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं कि 2002 में हरभजन सिंह इंटरनेशनल खेल रहे थे? नहीं। जहीर खान भी नहीं थे, ईशांत शर्मा भी नहीं थे। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी, अनिल कुंबले। अगर आपको ऑप्शन पता भी नहीं है तो एक जो है कीवर्ड है 2002, इसी से आप आंसर निकाल सकते थे इसका आंसर क्या होगा। तो कई बार बहुत एक क्वेश्चन में कीवर्ड छुपे होते हैं, अब उसी कीवर्ड को आपको फाइंड आउट करना है कि किस इस कीवर्ड को आपने फाइंड आउट कर दिया तो आंसर बड़े आसानी से आपको निकाल लेंगे। आपको आंसर पता भी नहीं होगा फिर भी आप आंसर उसका देने में सक्षम होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो बताइए गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो 1435 में हुई थी या 1336 में हुई थी या 1567 में हुआ था या 1467 में हुआ था? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1435। अब बताइए गजपति साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये एक मध्यकालीन भारत के एक हिंदू शासक जिनका नाम था कपिलेंद्र। कपिलेंद्र देव, इनका क्या नाम था? कपिलेंद्र देव। इन्होंने जो है वो गजपति साम्राज्य की स्थापना की थी। अब पूछा आपके क्वेश्चन में कि गजपति साम्राज्य किस समय का साम्राज्य है, तो वो है मध्यकालीन भारत का। जो इतिहास पढ़ेंगे आप तो उसमें गजपति साम्राज्य का मेंशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में स्कूल में G20 सम्मेलन में मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? अभी फिर G20 की सम्मेलन हो रहा है, अभी करंट में तो चल ही रहा है। तो बताइए, ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। G20 सम्मेलन जो है इस बार भी बहुत न्यूज में है, तो आपके जो है एग्जाम में चांसेस बढ़ जाते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। तो बताइए 2021 में जो है G20 सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसका आंसर होगा इटली ने की थी। अब बताइए जो 2022 में कौन कर रहा है? अभी इस साल जो G20 सम्मेलन हो रहा है इसका मेजबानी कौन कर रहा है?
इंडोनेशिया। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इंडोनेशिया पहुंचे हुए हैं G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और अगले वर्ष जो है यानी 2023 में इसकी मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा भारत। और इसका जो अध्यक्ष बनेगा G20 देशों का, उसमें भारत की अध्यक्षता होगी 2023 में। अब बताइए कि G20 जो है इसमें कई बार पूछा G20 सम्मेलन में कितने कंट्री आते हैं? तो 20 कंट्री आते हैं। और 20 कंट्री का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि G20 सम्मेलन में जो देश शामिल होते हैं उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि 20 देशों का नाम याद करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसको याद रखेंगे। G20 का काम क्या होता है, मतलब ये किस लिए ये मीटिंग अरेंज की जाती है? G20 दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बना वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों पे चर्चा करने के लिए G20 में जो है जो देश सम्मिलित है, जो 20 देश सम्मिलित हैं, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो उनके बीच जो है जो प्रमुख मुद्दे हैं, यानी वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनी रहे, सतत विकास के साथ देशों के बीच नीति समन्वय बने रहे, ये इंश्योर करता है G20 सम्मेलन। तो आपको इसका उद्देश्य भी याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको किस लिए फॉर्म किया गया है, किस लिए इनका गठन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? अब आराम से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम होंगे। बताइए कि मानव पूंजी कौन सी नहीं है? जो मानव है उसके लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है, मानव पूंजी है, सही है। प्रशिक्षण, ये भी मानव पूंजी होगा। स्वास्थ्य देखभाल, ये भी मानव पूंजी होगा। भूमि क्या है? वो मानव पूंजी नहीं है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो अब ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? पूछा है कि कौन सा मानव पूंजी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ये जो है वो मानव पूंजी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा प्रदान किया गया था? तो आप बताइए कि वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व था, या बांधवगढ़ था, या कार्बेट था, या मुथुमलाई टाइगर रिजर्व था? तो इस ये भी जो क्वेश्चन है वो है करंट से ही पूछा गया था। तो आप करंट को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि जो जीएस का पोर्शन है आपका, जो 40 नंबर का होने वाला है, इसमें करंट जो है आपके सिलेक्शन होने या ना होने को डिसाइड कर देगा। कि आपने करंट बहुत अच्छे से पढ़ा तो आप इन होते हैं, और करंट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो आउट होते हैं। तो ये आपको करंट, इसीलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं कि करंट पे आप ज़्यादा जीएस के पोर्शन में ज़्यादा जोर दीजिए। और करंट को बहुत इंक्लूसिव वे में हमारा जो चैनल है जीएस टाउन वो लेके आने वाला है। पूरा हम 1 ईयर का करंट कराएंगे, और बहुत ही मतलब जो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे हम उनको ज़्यादा टारगेट करेंगे कि किस एरिया के जो आपका एग्जाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कर रहा है, हम उसी एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो करंट के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आप जीएस टाउन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट को हम बहुत इंक्लूसिव वे में कवर करने वाले हैं। तो करंट से मैं इंश्योर करता हूं आपको कि करंट से कोई क्वेश्चन आपका गलत तो नहीं होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं। और इसका आंसर निकालते हैं, इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुथुमलाई टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? ये नृत्य नहीं होगा, ये होगा नृत्य होगा। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कि इसमें गेर होगा, कच्छी घोड़ी होगा, चरी होगा, या झोलिया होगा? तो बताइए जो कुमाऊनी जनजाति होती है उसकी युद्ध कला को कौन सा ऐसा नृत्य है जो चित्रित करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी होगा, छोलिया। अब बताइए गेर के बारे में बताइए कि जो गेर नृत्य है वो कहाँ का है, किस जनजाति से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये जो है राजस्थान का
पारंपरिक लोक नृत्य है जो खासकर भील प्रदेश में ज्यादा किया जाता है। कहाँ का है? ये राजस्थान का है। राजस्थान के भील प्रदेश में ज्यादा फेमस है। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि भील प्रदेश में कौन कौन से एरिया आते हैं। अब ये आपको बताना है कि गूगल मत कीजिएगा, पढ़ के बताइएगा। अगर आप नहीं मतलब इसका उत्तर देने में सक्षम है तो हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे कि भील प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से एरिया आते हैं। और जो गेर है वो किस जनजाति में ज्यादा फेमस है? इसको भील प्रदेश में है तो ये भील होगा। और एक जनजाति है मीणा। भील और मीणा जो जनजाति है उसका जो है एक पारंपरिक लोक नृत्य है, इसका नाम है गेर। अब बताइए जो कच्छी घोड़ी है वो कहाँ का है? ये भी राजस्थान का ही है। कहाँ का? राजस्थान का। ये भी एक लोक नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। कहाँ से उत्पन्न हुआ है? राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से शेखावटी क्षेत्र से ये उत्पन्न हुआ था। अब बताइए कि जो है कच्छी घोड़ी में होता क्या है? कच्छी घोड़ी में होता है एक लकड़ी का घोड़ा होता है, उस पे जो है एक आदमी मतलब उसको अपने शरीर में बांध के वो नाचता है। आप देखते हैं कभी न कभी आपके गांव में वो आया होगा, वो लकड़ी का ऐसे बनाया रहता है अपने आगे और उसी में घुस जाता है, वो चमकदार कपड़े पहनता है और उसी को लेके दौड़ता है, भागता है, नाचता है, नाच दिखाता है। उसी को क्या नाम है? उसका नाम है कच्छी घोड़ी। हम लोग के भोजपुरी में उसको कटघोड़वा बोलते हैं। जब गांव में आता है तो बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कटघोड़वा आया है, कटघोड़वा आया है। चलिए अब बताइए चरी क्या है? चरी कहाँ का लोक नृत्य है? ये भी राजस्थान का ही लोक नृत्य है। तो ये आपको सब याद रखना होगा कि कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। और राजस्थान में जो है ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। राजस्थान का ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये सामूहिक नृत्य है। ठीक है। और ये कहाँ फेमस है? ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा कहाँ फेमस है? अजमेर और किशनगढ़ में ये ज्यादा प्रचलित है। कहाँ है? अजमेर और किशनगढ़ में ये ज्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल स्थल पर ये ऑप्शन में से बताना है कि हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि जो हमने बताया था कि जो जुते हुए खेत हैं वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल से मिले हैं? तो वो है कालीबंगा। तो उसी वही पूछ रहा है कि हल रेखाओं के निशान कहाँ कहाँ खोजे गए हैं। मतलब जब खेत हल से जोता जाएगा तो उसके निशान तो पड़ेंगे ना, तो वही पूछ रहा है हल रेखाओं के निशान कहाँ खोजे गए? तो वह है कालीबंगा। और कालीबंगा किस लिए फेमस है? जूते हुए खेत यहाँ मिले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि कालीबंगा किस लिए फेमस है, तो आप वो अगर देखे होते तो इसका क्वेश्चन बड़े ये क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत आसानी होती है आपको। बहुत ही इंक्लूसिव वे में पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसका नाम क्या है? जीएस टाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है SAFF यानी SAFF महिला चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपको बताना है कि जो 2019 का महिला चैंपियनशिप है
वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर बताइए, कहाँ आयोजित किया गया था? नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान या भारत में? ऑप्शन ए सही होगा, नेपाल में। ये भी जो क्वेश्चन है कहाँ, किससे रिलेटेड है? करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया? यानी जो भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और अभी उसी का सन आपको बताना है कि ये जो समिति फॉर्म हुई थी वो किस सन में उसका गठन किया गया था, किस सन में वो फॉर्म हुई थी, मतलब उसका स्वरूप तय हुआ था। तो ये है 1928। 1928 में ये समिति बनाई गई थी एक, जो भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए लगी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये बताइए कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये अलाउ करता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर सहित उसको नियुक्त करता है? तो ये आर्टिकल होगा अनुच्छेद 155। हम पॉलिटी को भी बहुत इंक्लूसिव वे में कराने वाले हैं। एक सेक्शन आएगा जिसमें हम केवल पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो जनरल साइंस, उसके बाद से जो भी जीएस और जीके में आपके जो एसएससी जीडी जो एग्जाम टारगेट करेगी, हम वो उसके लिए एक सारे पोर्शन के लिए टॉप एमसीक्यूज लेके आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या एमसीक्यूज को आप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमईक्यू भी बोल सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसका हमने एमसीक्यूज का टारगेट कितना रखा है? 4200 रखा है, जिससे कम से कम आपके 70 प्लस जो है वो क्वेश्चन आए। और हमारे जो ये है, हम उसको मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि इस 4200 एमसीक्यू जो हम कराएंगे उसमें से ही वो आपके 80 क्वेश्चन जो आएंगे वो होंगे। और कम हमारा टारगेट है कम से कम आप 70 प्लस जो क्वेश्चन है वो सही करके आए। क्या करके आए? सही करके आए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किस चीज का प्रयोग करके निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? तो आपको बताना है कि जो मार्क रॉबर्ट हुक थे, अभी ये भी आपको याद रखना होगा, मार्क हुड ने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की थी। ये भी एक क्वेश्चन पूछ दिया मान लीजिए आपके एग्जाम में, रॉबर्ट हुक ने किस सन में कोशिका की खोज की थी? तो ये होगा 1665 में। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप में उसने कौन सा पदार्थ यूज किया था? तो उसने कार्क के टुकड़ों को यूज करके कोशिका की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में। कैसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नहीं, अभी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन अब पता हो गया कि 1925 में हुआ था। अब बताइए बीजेपी का गठन कब हुआ था? एसपी का, बीएसपी का और जो है कांग्रेस का। चलिए सबका बताइए। बीजेपी पार्टी जो है इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज में रह रही है, क्योंकि अधिकतर राज्यों में अभी इन्हीं की सरकार है। तो बताइए बीजेपी पार्टी जो है वो किसके द्वारा और किस सन में गठित की गई थी? ये जो है इनका जो बीजेपी के कैसे जन्मदाता है उनका क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इन्होंने 1951 में, किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
1951 में एक जनसंघ के रूप में इसकी स्थापना की थी। अब बताइए कांग्रेस की, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। गांधी जी ने बोला था कि जब हम कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? वो सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरूजी थे और एक और थे जिनका नाम था दिनसा वाचा। इन्होंने भी बहुत ज्यादा योगदान किया था जो है कांग्रेस की स्थापना को लेकर के। तो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जो आज़ादी के बाद है वो कांग्रेस पार्टी को डिमोलिश कर देना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी में रोल प्ले की है वो आने वाले जो नेता हैं वो इसका फायदा ना उठा पाए। लेकिन इसको अभी भी आज़ादी के बाद इसको डिमोलिश नहीं किया गया था। अब बताइए जो एसपी है यानी समाजवादी पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? ये हुई थी 1952 में। और अभी जिसने स्थापना की थी उनकी डेथ हो गई है। उनका क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। इन्होंने एसपी की स्थापना की थी यानी समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। और बताइए बीएसपी की स्थापना किसने की थी? बीएसपी की स्थापना और कब हुई थी? ये हुई थी 1984 में। और किसने की थी? काशीराम जी थे, उन्होंने बीएसपी की स्थापना 1984 में की थी। और काशीराम जी के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने साइकिल से मतलब साइकिल पे चल चल के लोगों को जोड़ा था और अपने साथ लिए थे और इस पार्टी को बनाए थे। तो अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी जब पूछ सकता है तो बीजेपी पूछ सकता है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस भी पूछ सकता है। तो हमने चारों ऑप्शन जो मुख्य पार्टियां हैं उसको हमने डिस्कस किया। और भी पार्टियां हैं, काफी सारी पार्टियां हैं, सबको डिस्कस करना इतना पॉसिबल है नहीं अभी। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जो मुख्य मुख्य पार्टियां हैं उसको हमने डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट पे है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? भारत में जो बैंक है वो अपने ग्राहकों को, आप इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी सेवा है जो भारतीय बैंकिंग नहीं प्रदान करती है। तो उसका आरटीजीएस नाम सुने ही होंगे, यूज करती है। ईसीएस ये भी यूज होता है। एनईएफटी ये भी यूज होता है। कौन सा यूज नहीं होता है? यूआरएल। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। यूआरएल का जो यूज है वो भारतीय बैंक नहीं करती है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी जीव के आधार युग में आधार युग के अनुक्रम में जो परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? निस्सारण बोला जाता है, परागण बोला जाता है, हानिकरण बोला जाता है या उत्परिवर्तन बोला जाता है? तो अब यहां से एक कीवर्ड आप पकड़ लेते, परिवर्तन। तो बताइए परिवर्तन से रिलेटेड कौन है? परागण परिवर्तन से रिलेटेड है? नहीं है। निस्तारण नहीं, हानिकरण नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप इसका आंसर आपको नहीं पता था तो कॉमन सेंस यूज करके आप इसका आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा? उत्परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताना है कि आपको अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है कंगतो। अब बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और उसके बाद बताइए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व और भारत की बताइए। और उसकी जो ऊंचाई का जो पैमाना है मीटर, उसमें भी बताना है कि आपको कितने मीटर वो ऊंची है। तो भारत की होगी कंचनजंगा। कौन सी होगी? कंचनजंगा। और इसका होगा, ये तो आप जान ही रहे होंगे, माउंट एवरेस्ट। जो कंचनजंगा है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की
तीसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड पे केटू गॉडविन। अब बताइए कंचनजंगा की जो है वो, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? कंचनजंगा की 8,586 और माउंट एवरेस्ट की 8,848। कितना है इसकी? 8,586, इसका क्या है? 8,848। अब बताइए जो केटू गार्डविन है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 8,611। कितनी है? 8,611। ये मीटर है सब। समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए वो क्या स्वर्ण रेखा पे है, या उमंग गोट पे है, या सांगपो पे है, या तिस्ता नदी पे है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। स्वर्ण रेखा पे है, हुंड्रू जलप्रपात है। अब बताइए ये जो उमंग गोट है, या उमंग गोट जो है, उमंग गोट, जो उमंग गोट है वो अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी था। ये जो है वो भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? उमंगोट। और ये बहती कहाँ है? उमंगोट जो है वो मेघालय में बहती है। कहाँ की नदी है ये? मेघालय में ये बहती है उमंगोट। भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। और बताइए जो सेंगपो है या संगपो है वो कहाँ की नदी है? वो है तिब्बत की नदी है। ये सेंगपो कहाँ की नदी है? ये है तिब्बत की नदी है। और इंडिया में भी इसका जो है बहाव है, मतलब इंडिया में भी इसका विस्तार है। वो कहाँ है? वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश। अब बताइए तीस्ता नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए, कहाँ से? सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश तक बहती है। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से लेकर के ये बांग्लादेश में बहते हुए निकल जाती है, बांग्लादेश तक चली जाती है। तो आपको हम सारे ऑप्शन भी डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है वो इस क्वेश्चन को रिपीट ना करे, तो उसके ऑप्शन से भी जो क्वेश्चन फॉर्म हो उसका भी आंसर आप देने में सक्षम हो। तो इसीलिए हम सब ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? तो आपको बताना है कि चक्रवात अम्फान जो है भारत में आया कब था। तो ये भी करंट का ही क्वेश्चन था जो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा मई 2020 में जो है भारत में अम्फान चक्रवात आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? अब खाद्य और जल प्रदूषण का क्या कारण नहीं हो सकता है? तो इसमें भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, आंसर निकल आएगा। खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है। अब ये भी आपको याद रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो ये नहीं वाला जो है जल्दी जल्दी पढ़ते समय नहीं, वो नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत टिक करके आते हैं। और उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि आपको जो आप लक्ष्य बना के गए रहते हैं एग्जाम हॉल में कि इस बार हम एग्जाम क्लियर करना ही है हमें, वो जो है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है,
जल प्रदूषण, अब जल प्रदूषण का कारण कौन कौन है, ये आपको पता होगा, तो जो नहीं होगा वो आराम से निकल जाएगा। और खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, जब आप खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण करेंगे तो इससे क्या होगा, खाद्य और जल प्रदूषण बढ़ेगा, यानी ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद कारखानों से निकला हुआ रासायनिक अपवाह, ये भी होगा, ये भी प्रदूषण बढ़ाएगा। अब उसके बाद आवारा कुत्तों द्वारा काटना, अगर मान लीजिए आपको कोई आवारा कुत्ता काट लिया तो उसकी वजह से जल प्रदूषण होगा, नहीं होगा। खाद्य प्रदूषण होगा, नहीं होगा। ये ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन आप पढ़ते ही जान जाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये भी आप टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो हम सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं, ए बी सी डी, और कई बार होता है ऑप्शन जो है आंसर जो ए में ही छिपा होता है। तो जब आपको आंसर आपका ए में ही छिपा हो तो उसी को टिक करके आगे बढ़ जाइए। इसलिए क्या होता है, टाइम बचाने के लिए आप इन 3 ऑप्शन को पढ़ेंगे तो उसका कोई फायदा है नहीं। इससे क्या होगा, आपका टाइम किल होगा, और आपको जो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं तो ये बहुत तेजी से करने पड़ेंगे, तभी आप 80 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। तो अगर ऑप्शन आपको ए में ही आंसर मिल जा रहा है तो आपको बी और सी डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन टिक कीजिए, आगे बढ़िए, यही एग्जाम का सही अप्रोच है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अब बैलों की तरह जुटे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा पढ़ के, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, उसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, और समय के साथ चेंज होइए, ये नहीं कि बैठे हैं 4 घंटे पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है तो उसका कोई मतलब है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मतलब आपके हाथ और कलाई का रेडियोग्राफ करके आपकी आयु का अंदाजा लगाया जाता है, तो इसमें वो परीक्षण कौन सा नहीं आता है। तो ऑप्शन आपको ये याद रखना होगा कि नहीं आता है पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि। इसमें जो है वो आयु का सत्यापन नहीं किया जाता इस विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर ऑप्शन बी सही होगा। 2005 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 में उसमें संशोधन किया गया। पहले ये था कि जो संपत्ति का ट्रांसफर होगा वो केवल बेटों को होगा, बेटियों को नहीं होगा। लेकिन जब 1956 में 2005 में इसमें संशोधन किया गया, नहीं कि अब जितना इक्वलिटी पे जोर दिया गया कि जितना अधिकार पिता की संपत्ति पे बेटे का है उतना ही अधिकार जो है वो बेटी का भी होगा। तो ये इंश्योर किया गया कि इससे क्या होगा ना, समाज में एक मैसेज भी जाएगा कि जो इक्वलिटी बेटों को मिलती है वही इक्वलिटी बेटी को भी मिले, दोनों को समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले, सम्मान नजर से देखा जाए और रिस्पेक्ट हो। जो पैट्रियार्की सोसाइटी होती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पितृसत्तात्मक समाज है, कभी भी उसको जो है उसका फाउंडेशन ही बहुत स्ट्रांग है। इसलिए जो है कभी भी आप किसी भी बुक में, आप प्राइमरी की बुक में ही, प्राइमरी से ही आपको कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक दिखना, वो जो सोच है वो दिखने लगती है। कभी भी आप नहीं पढ़ेंगे कि जो राहुल है, राहुल आपको पढ़ेंगे आप, राहुल स्कूल जाता है, पूजा खाना पकाती है, ये पढ़ेंगे। कभी आप ये नहीं पढ़ेंगे कि राहुल खाना पकाता है, ये पढ़ेंगे ही नहीं। कि जो यही इंडिकेट कर रहा है कि जो राहुल का जो है, राहुल मेल है और ये समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है, तो राहुल खाना नहीं बना सकता है। इसीलिए कभी आप प्राइमरी की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें जो लड़कियां हैं उनको घर का काम, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। कि कभी ये नहीं पढ़ेंगे कि राहुल खाना पकाता है, क्योंकि राहुल खाना पका ही नहीं सकता, ये पितृसत्तात्मक का ही लक्षण है। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी से ही हमारे बच्चों के अंदर वो पितृसत्तात्मक सोच भरने शुरू हो जाती है। तो पाठ्यक्रम को भी
चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इसी पे ख़त्म करते हैं। अगर पितृ सत्तात्मक सोच से उबरना है तो इसमें महिलाएं ही सबसे ज़्यादा आगे आके कर सकती हैं, और वही इस चीज़ से उबारने में, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। अभी ये जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है जो हम लोग करवा रहे हैं, इसमें जो महिलाओं का जो है पार्टिसिपेशन है वो बहुत ना के बराबर है। 2-4% महिलाएं ही लेक्चर देखती हैं, बाकी देखती ही नहीं हैं। तो उसको भी आप, जब तक आप खुद सुदृढ़ नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। चलिए इसी पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद। और हमारे जीएस टाउन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे साथ जुड़े रहने पे आती रहेंगी, और हम आगे और इंक्लूसिव वे में हर टॉपिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, और हम लोग का टारगेट ही है कि कम से कम आपके एग्जाम में 70+ क्वेश्चन जो है वो आप सही करके आए आपके एग्जाम में। तो चलिए इसी पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। लगे रहिए, डटे रहिए और मोटिवेटेड रहिए। हर दिन कंटिन्यूअस आप 5-6 घंटा अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद।